नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिजोफ्रेनिया। तो हमने सिजोफ्रेनिया को अगले लेक्चर में पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने सिजोफ्रेनिया की डिफाइन, सिजोफ्रेनिया के कॉजेज क्या होते हैं और सिजोफ्रेनिया के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम सिजोफ्रेनिया का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, सिजोफ्रेनिया डिजीज को कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम से। तो सिजोफ्रेनिया एक ऐसा डिजॉर्डर है जिसमें बहुत सारे साइकेट्रिक डिजॉर्डर हैं, साइकेट्रिक डिजीज होते हैं, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया में बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम होते हैं। लेकिन हम ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्सन में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस पर्सन में सिजोफ्रेनिया है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो अकॉर्डिंग टू यूजन ब्यूलर, उन्होंने प्राइमरी सिम्टम दिए जिसका नाम था फर्स्ट सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। फर्स्ट सिम्टम क्यों नाम दिया? तो ऐसे 4 सिम्टम थे जिनके फर्स्ट वर्ड ए से शुरू होता था, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? फर्स्ट सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो फर्स्ट था एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या होता है? टू अपोजिट फीलिंग, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। कोई भी पर्सन होता है उसके अंदर ऐसी फीलिंग होती है, एक नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव फीलिंग भी होती है। वो बोलेगा मैं ये कर सकता हूँ और थोड़ी देर बाद वो बोलेगा मैं तो ये नहीं कर सकता। तो एक पॉजिटिव फीलिंग हो गई और एक नेगेटिव फीलिंग हो गई। दूसरा एग्जांपल देखिए, वो कोई भी पर्सन होता है वो बोलता है मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई फादर। तो पॉजिटिव फीलिंग हो गई। और थोड़ी देर बाद बोलेगा आई हेट माई फादर, मैं अपने पापा से नफरत करता हूँ। तो एक पॉजिटिव फीलिंग हो गई और एक नेगेटिव फीलिंग हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे? एम्बिवेलेंस बोलेंगे। तीसरा एग्जांपल हम देखें, कोई पर्सन से वो अपनी वाइफ को बोलता है आई लव माई वाइफ, या वो क्या बोलता है मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और थोड़ी देर बाद क्या बोलेगा मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ, आई हेट माई वाइफ। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एम्बिवेलेंस सिम्टम है। कौन सा सिम्टम है? एम्बिवेलेंस। तो टू अपोजिट फीलिंग होती है, वन पॉजिटिव होती है और वन नेगेटिव होती है। ऐसे पर्सन को हम एम्बिवेलेंस बोलते हैं। ऐसे पर्सन को कौन सा सिम्टम बोलते हैं? एम्बिवेलेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है एफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट क्या होता है? तो ऑपोजिट इमोशन एट पर्टिकुलर सिचुएशन। एग्जाम्पल से हम सोचे कि कोई भी पर्सन को जहाँ पे रोना होता है वहाँ पे जाके वो हंसेगा, और जहाँ पे हंसना होता है वहाँ पे जाके वो रोएगा। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट बोलेंगे। एग्जाम्पल से हम सोचे कि किसी फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हो गई, सब लोग इकट्ठा हुए, अब ए बी पर्सन उधर जाएगा और सबने इमोशन को कंट्रोल करके रखा है। अब ये उधर जाके हंसी मजाक करने लग जाएगा, जोर जोर से हंसेगा, जोर जोर से बातें करेगा, तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। सबने तो अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है और वो जाके वहां पे जाके हंस रहा है, तो सब लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया है। तो उसको कौन सा सिम्टम है? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट है। अब वो दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे मैरिज चल, किसी का मैरिज है या कोई पार्टी चल रही है, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, और ए पर्सन उधर जाएगा तो उधर जाके वो रोएगा या अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? एक जगह बैठा रहेगा और बस देखता रहेगा ऐसे, वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट बोलेंगे। तो इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट क्या होता है? कोई भी पर्सन होता है वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या अपने इमोशन को एक्सप्रेस, जहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करना होता है वहाँ पे अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है। उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट बोलेंगे। तो दो ऑपोजिट इमोशन हो गए। एक ऐसा इमोशन हो गया जहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, वहाँ पे उसको इमोशन को कंट्रोल करना था, उसने उसके इमोशन को कंट्रोल नहीं किया। और जहाँ पे मैरिज चल रहा था वहाँ पे उसको इमोशन को एक्सप्रेस करना था, लेकिन उसने अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं किया। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट इनएप्रोप्रिएट बोलेंगे। उसके बाद तीसरा सिम्टम होता है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस होता है थिंकिंग डिस्टर्बेंस होना। कोई भी पर्सन के उसके थिंकिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लूजनेस बोलते हैं।
इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, वो पर्सन क्या होता है, कोई भी लॉजिकली बात नहीं करेगा, इलॉजिकली बातें करता है। एग्जाम्पल से हम सोचे कि वो कोई भी 10 लोग इकट्ठा हुए हैं और ये पर्सन उधर आएगा, तो उधर आके बोलेगा मैं भगवान हूं, इसका कोई लॉजिक हुआ? कोई लॉजिक नहीं हुआ। वो बोलेगा कल पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, कल हम सब मरने वाले हैं। जो कोई भी पर्सन ऐसी बातें करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लूजनेस या थिंकिंग डिस्टर्बेंस बोलेंगे। सब वो लोग बोलेंगे पागल हो गया है। तो इसको क्या हुआ, कौन सा सिम्टम है, एसोसिएटिव लूजनेस सिम्टम है। वो ऐसी बातें करेगा, मैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता हूँ, ट्रेन उड़ती है, ऐसी बातें करता है जिसका कोई लॉजिक होता नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लूजनेस बोलेंगे। तो इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, जो कोई भी लॉजिकली बातें नहीं करता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लूजनेस बोलते हैं, या जिसको थिंकिंग डिस्टर्बेंस बोलेंगे। तो ऐसा सिम्टम देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पर्सन को क्या है, एसोसिएटिव लूजनेस है। उसके बाद आता है ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है? तो कोई भी पर्सन होता है जो सोशली किसी से बातचीत नहीं करेगा, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलेंगे। वो अपनी अलग सी दुनिया बना लेता है। पर्सन्स लिव्स हिज ओवन फैंटेसी, अलग सी दुनिया बना लेगा और वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, ना किसी से बातचीत करता है, ना किसी सोशल फंक्शन में जाता है, ना अपने फैमिली मेंबर से ज़्यादा बातचीत करता है। तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल से हम सोचे कि ये ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग वाला पर्सन घर के बाहर बैठा है, घर के बाहर बैठा है। अब उसके कोई क्लोज रिलेटिव आते हैं तो ना उससे हेलो करेगा, ना उससे हाय हेलो करेगा, ना उससे नमस्ते करेगा, ना किसी से बातचीत करेगा। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो बैठा रहता है, जो भी काम करता है तो करता रहता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलेंगे। उस पर्सन को सोशली बातचीत नहीं करता है किसी से, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है और उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे को या ऐसे पर्सन्स को हम ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। कोई भी बच्चा होता है वो ऑटिज्म और ऑटिस्टिक थिंक होता है, तो उसको 2 ईयर एज होती है तब वो डायग्नोसिस होता है। कितनी, 2 ईयर एज होती है तब वो डायग्नोसिस होता है। तो हमारे 4 सिम्टम हो गए सिजोफ्रेनिया के। किसने दिए थे, यूजन ब्यूलर ने दिए थे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया के सेकेंडरी सिम्टम ऐसे होते हैं जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया बोलने वाले हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट वन होता है स्टूपर। स्टूपर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है ना किसी से बातचीत करता है, ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन देता है, वो अपनी अलग सी दुनिया बना लेता है और वो अकेला रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूपर बोलते हैं। वो म्यूट एंड मोशनलेस हो जाता है, जिसको हम स्टूपर बोलेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड वन होता है वायोलेंसी। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में होता है वायोलेंसी, जिसमें पर्सन्स वाइल्डिश एनिमल्स लाइक बिहेवियर करता है। वो खुद को चोट पहुंचाता है या किसी दूसरे को चोट पहुंचाता है, क्या दूसरे से मारपीट करता है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, वायोलेंसी बोलने वाले हैं। तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं सिजोफ्रेनिया वाले जो दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, वाइल्डिश एनिमल्स लाइक बिहेवियर करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वायोलेंसी सिम्टम भी हो सकता है। उसके बाद आता है सुसाइड। सबसे ज्यादा डेथ सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में किसकी वजह से होती है, सुसाइड की वजह से होती है। तो मोस्ट कॉमन डेथ इन सिजोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन डेथ इन सिजोफ्रेनिया, सबसे ज्यादा डेथ सिजोफ्रेनिया किसकी वजह से होती है, सुसाइड करने की वजह से होती है। तो कोई भी सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट सुसाइड भी कर सकता है। उसके बाद आता है मैनरिज्म या स्टेरियोटाइप मूवमेंट। कोई भी पर्सन होता है उसको खुद पता नहीं होता है कि वो कैसे मूवमेंट करता है और वो बार बार मूवमेंट करता है। ऐसे मूवमेंट करने वाले पर्सन को हम क्या बोलेंगे, मैनरिज्म सिम्टम या ऐसा बोलेंगे, जिसको हम स्टेरियोटाइप मूवमेंट बोलने वाले। एग्जाम्पल से कोई पर्सन होता है वो ऐसे बार बार अपने बालों पे हाथ फेराता रहता है, जिसको हम मैनरिज्म बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो कोई भी पर्सन होता है अपनी ऐसे उंगलियां घुमाते रहता है,
तो उसको हम मैनरिज्म बोलेंगे। एक पेशेंट आया था हमारे हॉस्पिटल में, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ऐसे करता था, तो एक सिस्टर ने उनको थप्पड़ झाड़ दिया था। तो सिस्टर को पता नहीं था कि ये पेशेंट को क्या है, मैनरिज्म है। वो दिखाने के लिए क्यों आया था, क्योंकि उसको सिजोफ्रेनिया का सिम्टम था मैनरिज्म। तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा करता था, वो उसको खुद पता नहीं था कि वो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा करता है। तो उसको हम स्टेरियोटाइप मूवमेंट या मैनरिज्म बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है वर्बिजरेशन। पर्सन्स कंस्टेंटली रिपीट ए सेंटेंस। कोई भी पर्सन होता है वो एक ही सेंटेंस बार बार बोलता रहता है, जिसको हम बोलने वाले हैं वर्बिजरेशन। एग्जाम्पल से आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था करण अर्जुन। जो करण अर्जुन जब मर जाते हैं और उनकी माँ थी जो एक ही सेंटेंस बोलती थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो कोई भी कुछ भी पूछता था वो क्या बोलते थे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बिजरेशन बोलते हैं। पर्सन कंस्टेंटली रिपीट ए सेंटेंस। कोई भी पर्सन एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराता रहेगा, जिसको हम वर्बिजरेशन बोलेंगे। एक ऐसा पेशेंट आया था, वो सबको मिलके ऐसा बोलता था, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसे सबको करता था। सबको मिलेगा तो सबको हाँ भाई बोलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पेशेंट को जो रिपीट सेंटेंस कर रहा है बार बार, जिसको हम वर्बिजरेशन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है कैटेलेप्सी। कैटेलेप्सी क्या होता है, तो मेंटेन ए पोजीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। कोई भी पर्सन होता है उसको आप बिठाओगे, उसका एक हाथ ऊपर करोगे तो 10-15 मिनट तक पूरा एक हाथ ऊपर रखेगा। उसको कहीं जगह पे बैठाओगे तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे तक वही बैठा रहेगा, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेलेप्सी बोलेंगे। तो मेंटेन ए पोजीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, जिसको हम कैटेलेप्सी बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है थॉट प्रिजर्वेशन या थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो कोई भी पर्सन होता है उसको हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो राइट देता है। उसके बाद जो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो भी वो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था वही सेकंड क्वेश्चन में का आंसर देगा। एग्जाम्पल से हम किसी को पूछोगे, भाई आपका नाम क्या है, तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट दिया, मेरा नाम धवल है। अब हम उसको पूछेंगे आप क्या करते हो, तो भी वो क्या बोलेगा, मेरा नाम धवल है। हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे आप कहाँ पे रहने वाले हो, तो वो क्या बोलेगा, मेरा नाम धवल है। वो बोलेगा, कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो वो बोलेगा मेरा नाम धवल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो वो राइट देता है, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वही क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था वो रिपीट करता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉट प्रिजर्वेशन बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है इनसाइट एब्सेंट। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में क्या होता है, इनसाइट एब्सेंट होती है। उसको खुद पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, इनसाइट एब्सेंट बोलने वाले। सेल्फ अवेयरनेस एब्सेंट होती है। उसके बाद आता है जजमेंटल लॉस। जजमेंटल लॉस क्या होता है, तो कोई भी पर्सन होगा सिजोफ्रेनिया वाला, वो जजमेंट नहीं ले पाएगा, जिसको हम जजमेंटल लॉस बोलेंगे। हम उसको क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल से हम देखें तो हम उसको पूछेंगे कि कोई आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो पर्सन को बहुत सारी ब्लडिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे, तो वो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट बोलेगा मैं तो घर पे चला जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो वो जजमेंट नहीं ले पाता है कि करना क्या है। कोई नॉर्मल पर्सन होता है तो वो बोलेगा मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, एम्बुलेंस को कॉल करूंगा, ऐसा जजमेंट लेता है। वो जजमेंट नहीं ले पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जजमेंटल लॉस बोलेंगे। उसके बाद आता है इको ले लिया। इको का मीनिंग होता है रिपीट और ले लिया का मीनिंग होता है लैंग्वेज। कोई भी पर्सन कोई भी लैंग्वेज रिपीट करता रहता है, जिसको हम बोलेंगे इको ले लिया। एग्जाम्पल से हम देखें कि कोई पर्सन से उसको इको ले लिया हुआ है। ले लिया का मीनिंग लैंग्वेज। तो वो कोई पर्सन उसको पूछेगा आपका नाम क्या है, तो वो पेशेंट क्या बोलेगा, आपका नाम क्या है। वो बोलेगा कहाँ से आए हो, तो वो रिपीट करेगा कहाँ से आए हो। वो बोलेगा क्या करते हो, तो वो बोलेगा क्या करते हो। तो ऐसे लैंग्वेज को रिपीट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इको ले लिया बोलते हैं। इको का मीनिंग रिपीट और ले लिया का मीनिंग लैंग्वेज। उसके बाद दूसरा होता है इकोप्रेक्सिया। इको का मीनिंग होता है रिपीट और प्रेक्सिया का मीनिंग होता है मोटर मूवमेंट, मूवमेंट को रिपीट करना। हम ऐसे एक हाथ ऊपर करेंगे तो वो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होगा जिसको इकोप्रेक्सिया है, तो वो भी अपने एक हाथ को ऊपर करेगा। हम बैठ जाएंगे तो वो भी बैठ जाएगा।
हम दूसरा हाथ ऊपर करेंगे तो वो भी अपना दूसरा हाथ ऊपर करेगा, तो उसको हम क्या बोले, वो अपनी मूवमेंट को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोप्रेक्सिया बोलेंगे। हम अपने हेड को ऐसे लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो वो भी अपने हेड को लेफ्ट साइड टर्न करेगा, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, इकोप्रेक्सिया बोलेंगे। तो अपने मूवमेंट को रिपीट करना, अपने मोटार मूवमेंट को रिपीट करने वाले पेशेंट को इकोप्रेक्सिया बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है वो ऐसे सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट पर्सनल हाइजीन पुअर होती है। अब हम पढ़ने वाले पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो पॉजिटिव सिम्टम क्या होता है, तो पॉजिटिव सिम्टम में एडिशनल बिहेवियर होता है और नेगेटिव सिम्टम में डेफिशिएंट बिहेवियर होता है, जिसको हम नेगेटिव सिम्टम बोलने वाले हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट वन है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस क्या होता है, तो फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। एक्चुअल स्टिमुलाई एब्सेंस होता है और फॉल्स परसेप्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें संजय दत्त को गांधी बापू दिखाई देते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। कौन सा हेलुसिनेशन बोलते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। और गांधी बापू उनके साथ बातचीत भी करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते थे। तो हेलुसिनेशंस क्या हो गया, किसी भी पर्सन में स्टिमुलाई एब्सेंस था, गांधी बापू उधर नहीं थे तो भी उनको गांधी बापू दिखाई देते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो हेलुसिनेशंस में सिजोफ्रेनिया में मेनली दो टाइप का हेलुसिनेशंस होता है, एक विजुअल हेलुसिनेशंस होता है और एक ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता है। विजुअल हेलुसिनेशंस में कोई भी पर्सन में उसको आत्मा दिखाई देती है, जिसको हम विजुअल हेलुसिनेशंस बोलेंगे। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में वो आत्मा उसके साथ बातचीत करती है, जिसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलेंगे। हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था, जिसके सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट था। उस पर्सन के पास एक आत्मा आती थी, वो आत्मा उससे बोलती थी चल भाई तू खाना खा ले, तो वो खाना खा लेता था। सुबह 4 बजे होते हैं और वो आत्मा उसको उठा देती थी, चल भाई तू उठ जा सुबह हो गई, तो वो उठ जाता था। नहाना होता है तो वो आत्मा बोलेगी चल भाई तू नहा ले, तो वो नहा लेता था। तो जैसे वो आत्मा बोलती थी वैसा वो करता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशंस बोलते हैं। उस पर्सन को ही वो आत्मा दिखाई देती है और दूसरे कोई किसी इंसान को वो आत्मा नहीं दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस में विजुअल हेलुसिनेशंस और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सिम्टम बोलेंगे। उसके बाद आता है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन क्या होता है, तो डिल्यूजन एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति यह नहीं बता पाता है कि वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे। डिल्यूजन में पर्सन्स में अनसेकेबल आइडिया आते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है, जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। डिल्यूजन के हम एग्जाम्पल देखें तो डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन। ये डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशंस क्या होता है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर मुझे मारना चाहते हैं, एक डॉक्टर मुझे मारना चाहता है, पूरी दुनिया मुझे मारना चाहती है, पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, ऐसा पर्सन्स को लगने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी। पर्सन्स बोलेगा आई एम ए किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ए फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम ए पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। पर्सन्स को ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया में मैं अकेला ऐसा इंसान हूं जो अलग हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा पर्सन्स को लगने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ द रेफरेंस या आइडियाज ऑफ द रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ द रेफरेंस क्या होता है, तो किसी भी पर्सन में ऐसा लगने लगता है उसको कि कोई उसके आइडिया चुरा लेता है, कोई उसको जो भी मन में जो भी वो सोचता है वो दूसरे को पता लग जाता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, डिल्यूजन ऑफ द रेफरेंस बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है एग्रेशन। व्यक्ति बार बार दिन में गुस्सा करने लगता है, तो ये ऐसे सिम्टम है जो सिजोफ्रेनिया में, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया। तो कौन कौन से हैं, उसमें हमारा फर्स्ट वन है ब्लंट इफेक्ट, डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्ट।
व्यक्ति का चेहरे का हाव भाव, उसके बोलने की टोन और व्यक्ति की भावना को एक्सप्रेस करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट इफेक्ट या डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्ट बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, तो नियरली एब्सेंस ऑफ द इफेक्ट। कोई भी जो फ्लैट इफेक्ट वाला पर्सन होता है, उस पर्सन को आप हंसी मजाक वाला जोक सुनाएंगे तो वो कितना हंसेगा, इतना ही हंसेगा। तो नियरली एब्सेंस ऑफ द इफेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लैट इफेक्ट बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है एपैथी। एपैथी का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इमोशन या उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एपैथी बोलने वाले हैं। उसके बाद आता है एलोजिया। व्यक्ति कम बोलता है या कम शब्दों में बोलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलोजिया बोलेंगे। उसके बाद पर्सन में एनर्जी लेवल कम हो सकता है, रिड्यूस एनर्जी हो सकती है, उसका मोटिवेशन कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेक ऑफ मोटिवेशन मिल सकता है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया बोलेंगे। तो हमारे सिजोफ्रेनिया के दो सिम्टम होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसकी वजह से हम सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में सिजोफ्रेनिया है या नहीं वो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इधर हमारे साइन एंड सिम्टम फिनिश होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ द सिजोफ्रेनिया। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द सिजोफ्रेनिया। कोई भी सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करने वाले वो हम पढ़ने वाले। तो हम फर्स्ट वन पेशेंट से क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से क्या करेंगे, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या होती है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की कोई फैमिली मेंबर में कोई किसी मदर या फादर में कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं, वैसे हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। पर्सन्स के मदर या फादर में पहले कोई सिजोफ्रेनिया है या नहीं, ऐसे हम पेशेंट से क्या करते हैं, पेशेंट से या पेशेंट से रिलेटिव से या पेशेंट के फैमिली मेंबर से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है वो हम कलेक्शन करते हैं। पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या होती है वो हम कलेक्शन करते हैं। उसके बाद पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद पेशेंट में हम क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा सकते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से ही हमें पता लग सकता है कि पेशेंट में सिजोफ्रेनिया है या नहीं। उसके बाद हम सीटी स्कैन एमआरआई करा सकते हैं, जिसमें हमारी पेशेंट में ब्रेन में एट्रोफी है या नहीं वो हमें पता लगता है। दूसरे रूटीनली रिपोर्ट भी हम करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डायग्नोसिस ऑफ द सिजोफ्रेनिया। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द सिजोफ्रेनिया। कोई भी सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है, जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम साइकोफार्माकोलॉजी देखें तो पेशेंट को हम एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं। एंटी साइकोटिक में हम टिपिकल एंटी साइकोटिक देते हैं और एटिपिकल एंटी साइकोटिक देते हैं। टिपिकल एंटी साइकोटिक में कौन कौन सी आती है, तो हेलोपेरिडोल आती है, फ्लुपेनाजिन आती है और क्लोरप्रोमाजिन आती है, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, जो साइकोसिस को कम करने वाली दवाई होती है। तो ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। उसके बाद वाइडर रेंज ऑफ द सिम्टम है। किसी भी पेशेंट में सिम्टम ज़्यादा होते हैं, वाइल्डिश एनिमस लाइक बिहेवियर करता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है या पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, ऐसे पेशेंट में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग चलती है, जिसमें क्लोजापिन आती है, रेस्पेरिडोन आती है, ओलेंजापाइन आती है और क्वाइटापाइन आती है। उसके बाद पेशेंट में हम एंटी डिप्रेशन भी दे सकते हैं, मूड को स्टेबलाइज करने वाली दवाई भी दे सकते हैं, तो जिसको हम मूड स्टेबलाइजर बोलेंगे। उसके बाद हम एंजाइटी को डिक्रीज करने वाले भी दवाई दे सकते हैं, जिसको हम बेंजोडाइजेपाइंस बोलने वाले हैं। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद हम पेशेंट में मेडिकल मैनेजमेंट के बाद हम पेशेंट को क्या देते हैं, साइकोथेरापी देते हैं। तो हम अलग से एक लेक्चर में डिटेल में हम साइकोथेरापी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पार्ट 2 सिजोफ्रेनिया का इधर फिनिश होता है।